हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, आज का जो रिकॉर्डिंग करने का मेरा मेन पर्पस, मीनिंग यूट्यूब पर वीडियो डालने का मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि मैम, जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, खासकर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की जो पीबीए फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा हुआ, और एकदम से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो उन दोनों बच्चों का बैलेंस बन जाए, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको चारों यूनिट यहाँ पर कराऊं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। मैं बात कर रही हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर, ये सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, कोड नंबर बीबीए 105। यूनिट 1 की बात करूं मैं, तो यूनिट 1 में सबसे पहले तो बेटा मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें टोटल आएंगे 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 40 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में होंगे, जिसमें अलग अलग वेटेज होगी कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो 30 मार्क्स का मिड टर्म एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट 2 यूनिट आएंगी, जिसकी परसेंटेज 50% होगी। मीनिंग 15 में से, आउट ऑफ 15 में से आपके मार्क्स लगेंगे 30 में। जितने मार्क्स आए, फॉर एग्जाम्पल 30 आउट ऑफ 30 आए, तो उन बच्चों के 15 में से 15 लग जाएंगे मार्क्स। यहाँ तक कोई भी डाउट है? राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं बाकी 25 मार्क्स की, तो वो अलग अलग कैटेगरी में है, जिसमें हमारी अटेंडेंस मार्क होंगी, ठीक है। क्लास में आप का बिहेवियर कैसा है, वो चीजें मार्क होंगी, और असाइनमेंट वगैरह। तो 25 मार्क्स ये होंगे, प्लस 15 आउट ऑफ 40, ये कैटेगराइजेशन है, ठीक है। अब रही 60 की, ये 60 मार्क्स आपको ये पेपर में आपको करना है पेपर, ठीक है। 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन, जैसे 4 यूनिट होती हैं, यूनिट 1, यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक करना है। यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन आएंगे। आपके पास चॉइस होगी, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और एक आपको छोड़ देना है, राइट। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो वो कंपलसरी होता है, उसमें चॉइस भी आ सकते हैं कि 5 करो, ठीक है। 2 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करो, मीनिंग 10 मार्क्स ईच, ठीक है। 10 यहाँ से, 10 फर्स्ट यूनिट से, 10 सेकेंड यूनिट से, 10 थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सॉरी 20 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। 4 मार्क्स का होता होगा, राइट। तो 21st क्वेश्चन, उसके बाद 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, तो टोटल 60 मार्क्स हो गए। आपको 60 मार्क्स में से आपको खुद से मतलब पढ़ के लेने हैं वो, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 से भी बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे। दोनों क्वेश्चन मैं ये भी बायोफिकेशन कर देती हूँ कि यहां तक आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, और उसके बाद वाला आईएफआरएस और ये वाले में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, चाहे ये वाला अटेम्प्ट करो चाहे ये वाला। कहने का मीनिंग ये है कि 10 मार्क्स आपको तब मिलेंगे, उससे पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैं बात करती हूँ यूनिट नंबर 1 में। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर करना है बेटा, ठीक है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, राइट। इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद आप मीनिंग लिखोगे, उसके बाद आप मीनिंग लिखोगे, और उसके बाद आप डेफिनेशन लिखोगे, और फिर जो पूछा है वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन भी लिखोगे। बात समझ रहे हो? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, और फिर जो पूछा है वो, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे। क्लियर? अब देखो, स्टार्टिंग में जो अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में क्या क्या गिवन है।
मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग आपको पहली बात आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन ये सब पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ नेचर का मतलब होता है फीचर्स, नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, फीचर्स आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो पता होने चाहिए, वो सारे मैंने नीचे पीडीएफ बना रखा है बुक से, ठीक है, तो वहां से आपको मैं कराऊंगी, राइट। उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस, इंटर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, कन्वेंशन क्या है, मीनिंग एंड रेलिवेंस ऑफ गैप, मीनिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक ऊपर वाले में से आएगा, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट यूनिट का प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे 10+4, ठीक है, 15 मार्क्स की यूनिट हमारी प्रिपेयर हो सके। चलो अभी हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में है मीनिंग, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये डी के गोयल सर की बुक है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ डिटेल में, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, जो बेसिक से समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग है क्या, ठीक है। तो देखो बेटा, सॉरी, साथ साथ पढ़ते जाओ। नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं म्यूट करती हूँ। यस, देखो बेटा, स्टार्टिंग में हम बात करें नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की नीड हमें क्यों पड़ी। तो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। जब हम कोई भी बिजनेसमैन है, हम अगर बिजनेसमैन की बात करें तो उनका जो बिजनेस होता है, जब लास्ट पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में वो क्या देखते हैं कि कितना उन्होंने गेन किया और कितना लॉस किया। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बिजनेस में कितनी कैपिटल उन्होंने लगाई, कैपिटल कौन लगाता है, ओनर। एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, मीनिंग लाइबिलिटी कितनी बनती है कि जो अब उनको पे करनी है, एंड टू whom they own it, how much is owned to them and by whom etc, कहाँ से उसको मिलेगा और कहाँ उनको पे करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो लास्ट में इकट्ठा करते हैं। In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record. देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा पूरे साल में क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है, एक बिजनेस में कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, कहाँ बिजनेस ने पैसा इन्वेस्ट करा है, कौन सी कैपिटल कहाँ लगाई है, किसको पे करना है, कहाँ से रिसीव होगा, इन सारी ट्रांजेक्शन्स का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। By keeping a complete and systematic record of every business dealing, the businessman can know how much is the amount of purchases. जब ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है एक बिजनेसमैन, तो वो ये पता लगाता है कि कितने उसकी परचेजेस हैं, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, कितनी उसकी सेल्स हैं, व्हाट आर हिज टोटल एक्सपेंसेस, कितना उसका टोटल एक्सपेंसेस है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर, कितना उसने प्रॉफिट अर्न करा है और कितना उसने लॉस इनकर किया है 1 साल में, ठीक है।
फर्दरमोर ही कैन ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बेटा ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, ये कह रहा है कि देखो ऊपर इसने बोला पी एंड एल देखता है वो, कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये चीज दिखाई। जो ये प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेगा उसके लिए एक बनेगा पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। और दूसरा उसने बोला कि वो ये भी देखता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन चेक होती है बाय बैलेंस शीट, ये आपको याद करना है। ये बैलेंस शीट से पता चलेगी कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की। ठीक है, ऑफ द बिजनेस सच एज हाउ मच कैपिटल इज हैज एट द एंड ऑफ द ईयर, कि कितने कैपिटल बची, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड एसेट्स होती है और एक साइड लायबिलिटी एंड कैपिटल होती है। ठीक है, तो ये देखेंगे कैपिटल कितनी है at the end of the year, and how the capital stand invested in various assets, how much amount he has to take and from whom, and how much amount he is liable to pay, कितनी उसने कहां से ली है और कितनी उसको पे करनी है, and to whom, beside the properly maintained accounts। इस तरीके से वो मेंटेन करता है अकाउंट्स, आर हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अगर वो इस तरीके से मेंटेन करके रखता है तो उसका टैक्स जो इनकम टैक्स है वो असेस करने में भी उनको हेल्प मिलती है, एंड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स असेस करने में भी हेल्प मिलती है, एंड आर एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेनेवर नीडेड। और कभी जरूरत पड़ा कि कोर्ट में उनको जाना पड़ा तो वो उनके लिए प्रूफ भी होता है कि उनके पास सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। तो नीड फॉर अकाउंटिंग का कंक्लूजन आपको समझ में आ गया, समराइज कर देती हूँ बेटा। अकाउंटिंग की नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, क्या क्या बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि जो है हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर हम बात करें कि एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, किसको पे करना है, कितना पे करना है, कब पे करना है, ये सारी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे को अकाउंटिंग की नीड होती है। और ये इसलिए भी रखा जाता है ताकि हम इनकम टैक्स असेस कर पाए, जीएसटी असेस कर पाए, और हमें जब जरूरत पड़े, अगर कोर्ट में हमारे को किसी भी प्रूफ की नीड पड़े तो हमारे सामने वो प्रूफ अवेलेबल हो, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है। राइट, उसके बाद लिखा हुआ है बेटा, इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बढ़ता जा रहा है। नाउ अ डेज द प्रॉपर्ली मेंटेन्ड अकाउंट्स गिव द आंसर of a number of questions such as what is the cost of production, cost of production क्या रहने वाली है, is such cost reasonable or not, क्या ये cost reasonable रहेगी या नहीं, can it be reduced and if so in what manner, what should be the selling price based on the cost of production, does business owner can take important decision with the help of information provided by the accounting data। सिंपल बात है, अभी तक कोई भी डाउट नहीं है, प्लीज ध्यान से पढ़ो, नोट डाउन करो, दोबारा से रीप्ले करो वीडियो को, दोबारा से ये इंट्रोडक्शन यहाँ से प्रिपेयर करो। ठीक है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो भी आपका मन करे इनमें से वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको डेफिनेशन पूरी ये सेम टू सेम याद ना भी रहे, तो आप क्या करोगे बेटा, सीधा क्या करोगे, डेफिनेशन लिखने के लिए आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्कॉलर, इन्वर्टेड कॉमास में लगाओगे, जो आपको डेफिनेशन मीनिंग जितना भी याद है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लगा के बंद कर दोगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। मीनिंग अगर आपको अमेरिकन फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लर्न करी थी अपने टाइम पे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अगर आपको ये लर्न नहीं है और आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं आती तो आप अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्कॉलर लिख के भी कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास, राइट। बट अगर आपने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के नाम पर कुछ और ही लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, राइट। उसके बाद डेफिनेशन आप देख सकते हो, जैसे अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है बेटा, एक आर्ट है, कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की एंड समराइज करने की। मैं ये वाली पढ़ रही हूँ, अकाउंटिंग इज आर्ट। अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो और समराइज करते हो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे रहे हो और फिर रिजल्ट्स भी निकालते हो। ठीक है, ये आप डेफिनेशन हमेशा लर्न करने की चीज होती है, आपको यूं क्यों याद करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है बेटा, ये टॉपिक है आपका जो सिलेबस है उसमें गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब नेचर, सॉरी सिलेबस में गिवन है नेचर ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स, मीनिंग अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या, अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कह रहे हैं एन एनालिसिस ऑफ द अबाउट डेफिनेशन ब्रिंग आउट द फॉलोइंग एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग पर्सन। सिंप्लीफाइड करके बता रही हूँ, ये आप आराम से नोट डाउन करोगे, मैं स्पीड में बता रही हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बेटा अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे आर्ट, कैसे है, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक है, आर्ट इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो अटेन करने होते हैं हमें। ठीक है, अकाउंटिंग भी आर्ट है। क्यों है ऐसा, क्योंकि इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं एंड समराइज भी करते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को विद अ व्यू टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट। ताकि हम ये सारा काम क्यों करते हैं, ताकि हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल सकें और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता करेंगे, बैलेंस शीट के थ्रू, पहले भी बताया था ना। और ये भी पता कर सके कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारे बिजनेस की, ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एनी ऑर्गन। ये तो हो गया हमारी आर्ट, अकाउंटिंग आर्ट है। आर्ट क्यों है, क्योंकि आर्ट का मतलब होता है कि कोई भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को कैसे अटेन करना है, कैसे हम अकाउंटिंग जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे समराइज करेंगे। ठीक है, वो सारा काम आर्ट है। और किस रूल को फॉलो करते हुए करेंगे, वो साइंस है। मीनिंग एनी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। तो उसको साइंस बोलते हैं। In this respect, accountancy is also a science since it is also an organized body of knowledge and based on certain specified principles and accounting standards पर based होती है, right? उसके बाद है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। सेकंड जो हमारा है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स। मीनिंग जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं हम, बिना जैसे अगर कोई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, अगर स्ट्राइक हो रही है, लॉकआउट हो रहा है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करने वाली, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी। राइट, पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड पॉइंट है बेटा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं 200 चेयर्स लेकर आई हूँ, 10 टेबल्स लेकर आई हूँ बिजनेस में, तो उनको सेम ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू क्या है। 200 चेयर है, एक चेयर का प्राइस 100 है, तो 200 इंटू में 100 कितना हुआ, 20,000 रुपीज। राइट, तो 20,000 रुपीज को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो कि कितनी क्वांटिटी है, नोट। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। अब आप क्लासिफाई करोगे, क्लासिफाई कैसे करोगे, ये हमारे जो नेक्स्ट यूनिट है ना उसमें सारा क्लासिफिकेशन वाला काम है। कैसे, आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स है। अब आप क्या करने वाले हो बेटा, जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स आपने फाइंड आउट करी हैं उन ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री बनाओगे। जर्नल एंट्री अगर मान लो कम है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन कम है, तो आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं, बट ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो आप जर्नल एंट्री की बजाय सब्सिडरी बुक बनाओगे। ठीक है, फिर उन सब्सिडरी बुक से लेजर बनाओगे। तो जो ये लेजर वाला काम है ये आप करते हो क्लासिफाइंग में। ठीक है, लेजर सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन द लेजर इन द नेम ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, तो वो आप क्लासिफाई कर रहे हो। क्लासिफाई मतलब जैसे अभी तुम्हारी बीबीए शिफ्ट 1 है, बीबीए शिफ्ट 2 है, तो ये क्लासिफाई हुई है ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है, राइट, कि आप अब आपने पहले तो आपने सारे ट्रांजेक्शन्स को डाल दिया था, जनरल एंट्री में डाल दिया था, अब उनके सेपरेट क्या बनाया आपने, सेपरेट आपने अकाउंट ओपन करे, ठीक है, लेजर बनाया। राइट, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट समराइजिंग। यहीं तक करते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है, अभी मेरे को जाना है। थैंक यू सो मच।